दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह हमारा मानव रक्त टॉपिक का दूसरा पार्ट है। अगर आपने मानव रक्त पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें ताकि आपको ब्लड वाले टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। WBC के बारे में, किसके बारे में? WBC के बारे में। WBC होती क्या है? तो WBC को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। इसके अलावा इसका जो उपनाम है वो है ल्यूकोसाइट। क्या है फ्रेंड्स? ल्यूकोसाइट। WBC की जो संख्या है वो कितनी होती है, यानी जो मानव शरीर होता है उस मानव शरीर के अंदर WBC की जो संख्या होती है 6 से लेकर 8000 प्रति घन mm यानी मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी संख्या होती है? 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो निर्माण है, जो WBC का जो निर्माण है वो कहाँ होगा? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। कहाँ होगा? बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण हो रहा है। तो इसके जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार RBC के निर्माण की प्रक्रिया थ्रोपोइसिस कहा जा रहा था, उसी प्रकार WBC के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। जिस प्रकार RBC के निर्माण में कितना समय लग रहा था? 72 घंटे लग रहे थे, उसी प्रकार WBC के निर्माण में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स? 5 से 24 घंटे, यानी 5 घंटे से लेकर 24 घंटे में WBC का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं WBC का जीवन काल। तो WBC का जो जीवन काल है 10 से 13 दिन का होता है, यानी कोई फिक्स नहीं है इसका जीवन काल, तो लगभग 10 से 13 दिन इसका जीवन काल होता है। लेकिन कभी कभी जब WBC को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, यानी जब शरीर के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, तो उससे निपटने के कारण WBC ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक ही जीवित रह पाती है। और सामान्य नॉर्मल बात करें तो जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। अब बात करते हैं जब निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो WBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स जो WBC की मृत्यु है ब्लड के अंदर ही होती है। तो आपको ध्यान रखना है, मृत्यु कहाँ होगी? ब्लड के अंदर। और RBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी फ्रेंड्स? तो RBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी? प्लीहा के अंदर हो रही थी। और WBC की मृत्यु कहाँ हो रही है? ब्लड के अंदर ही हो रही है। अब बात करते हैं इसके आकार की। तो WBC का जो आकार है वो अमीबा समान है। जिस प्रकार अमीबा का कोई आकार फिक्स आकार नहीं है, उसी प्रकार WBC का कोई भी निश्चित आकार नहीं है, यानी अनियमित आकार है। कैसा आकार है? अनियमित। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? केंद्रक पाया जाता है, यानी प्रेजेंट होता है। RBC में केंद्रक क्या था फ्रेंड? एब्सेंट था, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जा रहा है। इसी कारण से WBC को क्या कहा जाता है? वास्तविक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसलिए WBC को वास्तविक सेल्स कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं WBC की प्रकृति। WBC की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है भक्षाणुनाशक। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, जो हानिकारक जीवाणु प्रवेश करते हैं, उनको भक्षण करने का ये कार्य करता है। भक्षाणु की तरह यह कार्य करता है। कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना, यानी WBC हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है? शरीर को रोगों से यानी संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। इसी कारण से WBC को क्या कहता है? शरीर का सिपाही। जिस प्रकार सैनिक या सिपाही या पुलिस क्या कार्य करते हैं? दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शरीर की बीमारियों से यानी बैक्टीरियाओं से सुरक्षा कौन करता है? WBC करता है। इसलिए शरीर का सिपाही WBC को कहा जाता है। शरीर की सैनिक कणिकाएं WBC को कहा जाता है। ये मान लो कि WBC की ये उपनाम है। इसके बाद बात करते हैं WBC की संख्या में वृद्धि को
यानी अगर WBC की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उसे कहा जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बात करें कि WBC की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई, तो उसे कहा जाएगा ल्यूकोपेनिया। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, ल्यूकोपेनिया। इससे पहले हमने पढ़ा जो RBC थी, RBC की संख्या में जब कमी हो गई थी तो उसे हमने क्या कहा फ्रेंड्स, एनीमिया रोग कहा। और अगर RBC की क्या हो गई, कमी पर, और RBC क्या हो गई थी फ्रेंड्स, बढ़ गई थी, तो उसे कहा था पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ WBC क्या हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो उसे कह रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और WBC की संख्या में अगर कमी हो रही है तो ल्यूकोपेनिया। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो मोस्ट बात है वो ये है कि WBC की संख्या में असामान्य वृद्धि, यानी अनियंत्रित जब विभाजन होने लग जाता है WBC के अंदर, तो असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो उस वृद्धि होने से जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर किस कारण से होता है, WBC की संख्या में असामान्य यानी अनियंत्रित जब विभाजन होने लगता है तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर शरीर के अंदर हो जाता है। जो WBC होती है उसे दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो जो पहला भाग है वो है कणिकाणु, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट। तो WBC का 70 से 75% भाग, कितना परसेंट भाग फ्रेंड, 70 से 75% भाग कणिकाणु होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ जो कणिकाणु होते हैं, जो ये WBC होती है, उसके जीव द्रव्यों में क्या होते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। तो जो कणिकाणु जो भाग है, ग्रेनुलोसाइट होती हैं, वो WBC का 70 से 75% भाग बनाती हैं। कणिकाणु या ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, तो अभिरंजन के प्रति धनात्मक सक्रियता के आधार पर, यानी उनको रंगने के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम दूसरा भाग जान लेते हैं। दूसरा भाग है अकणिकाणु भाग। कौन सा भाग है फ्रेंड्स, अकणिकाणु भाग। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलेंगे, एग्रेन्युलोसाइट। तो जिस प्रकार कणिकाणु भाग WBC का 70 से 75% भाग बना रहे थे, उसी प्रकार कणिकाणु WBC का 25 से 30% भाग ही बनाते हैं। जो अकणिकाणु होते हैं, इनके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते, कण एब्सेंट रहते हैं। अब अकणिकाणु जो होते हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, मेन बात है निर्माण। WBC के जो अकणिकाणु जो भाग होता है, इस अकणिकाणुओं का निर्माण कहाँ होगा, तो ये निर्माण होगा लसिका ग्रंथियों में। कहाँ होगा फ्रेंड्स, लसिका ग्रंथियों में। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि कणिकाणु जो WBC होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अकणिकाणु जो WBC होती है उनका निर्माण कहाँ होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है। इसके बाद बात करें अकणिकाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और किस आधार पर इनको बांटा गया है, तो केंद्रक की स्थिति के आधार पर। केंद्रक की स्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल क्या है, कणिकाणु है। क्या है, कणिकाणु। यानी ये WBC है, और WBC कैसी है, कणिकाणु WBC है। WBC में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। यानी जो WBC होती है अपने आप में जब 100% है, मान लो WBC क्या है अपने आप में 100%, तो 100% में से 65% जो WBC है वो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल। तो आपको ये ध्यान रखना है 65% न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो WBC में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है।
तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं न्यूट्रो। तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। इसके अलावा बात करें तो जो न्यूट्रोफिल है उसका जो उपनाम है वो है माइक्रोफेज। क्या है? माइक्रोफेज। अब बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल शरीर के अंदर क्या कार्य करते हैं। तो ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु का भक्षण करते हैं, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य ये करते हैं। टेस्ट की बात करें कि न्यूट्रोफिल का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है। तो उस टेस्ट का नाम है ANC, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या नाम है? ANC। न्यूट्रोफिल का जो टेस्ट है ANC टेस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे बेसोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर है बेसोफिल। तो बेसोफिल भी क्या है? कैसी कणिकाणु है? कणिकाणु है, ग्रेनुलोसाइट है। तो ये भी क्या है? एक WBC है। और WBC कैसी है? कणिकाणु WBC है। WBC में इसकी संख्या सबसे कम होती है फ्रेंड्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि WBC में सबसे कम संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा बेसोफिल। यानी 0.5% से 1% इसकी संख्या होती है। तो सबसे अधिक संख्या में बात करें तो न्यूट्रोफिल, और सबसे कम संख्या में बात करें तो बेसोफिल पाई जाती है। इसके बाद बात करें यह कैसे अभिरंजकों से अभिरंजित है, यानी रंगती है। तो क्षारीय से रंगती है, अम्लीय से रंगती है, या उदासीन रंजकों से अभिरंजित होती है। तो देखो फ्रेंड्स, नाम से मालूम पड़ रहा है BASO PHILS, बेसोफिल। तो बेसोफिल में स्टार्टिंग का जो वर्ड क्या है? बेस। बेस का मतलब होता है क्षार। तो क्षारीय अभिरंजकों से क्या होती है? अभिरंजित होती है, रंगी जाती है। बात कर लेते हैं इसके कार्य की। तो कार्य क्या है फ्रेंड्स? जो ये केमिकल निकालती है, बेसोफिल जो केमिकल निकालती है, वो जो केमिकल क्या काम करते हैं, तो वो बेसोफिल का कार्य होता है। तो बेसोफिल के द्वारा 2 केमिकलों का स्त्रावण किया जाता है, यानी 2 केमिकल निकाले जाते हैं। तो पहला केमिकल है हिपेरिन केमिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिपेरिन क्या काम करता है शरीर में? थक्कारोधी संगठक, यानी एंटी कोअगुलेंट फैक्टर। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में जब रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है तो क्या नहीं करता? क्लोटिंग नहीं करता, जमता नहीं है, वो बहता रहता है। तो जमता क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो उसका कारण है हिपेरिन। इसी हिपेरिन के कारण ब्लड शरीर के अंदर जमता नहीं है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य ये करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं इसके टेस्ट की। तो इस टेस्ट का नाम है ABC टेस्ट, यानी एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट। आगे बात करते हैं इओसिनोफिल। क्या नाम है फ्रेंड्स? इओसिनोफिल्स। तो ये जो WBC है ये कणिकाणु वाली WBC है। कैसी WBC है? ग्रेनुलोसाइट है। तो ये WBC का 2 से 3% भाग बनाती है। और अम्लीय अभिरंजकों से क्या होती है? अभिरंजित होती है। इसका जो कार्य है संक्रमण से बचाव, यानी संक्रमण से बचाने का कार्य ये करती है। एलर्जी क्रियाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका अर्थ हुआ कि जब शरीर के अंदर किसी प्रकार से कोई भारी एंटीजन शरीर के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी उत्पन्न किसके कारण हो जाती है? इओसिनोफिल के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इसकी टेस्ट की बात करें तो AEC यानी एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ये इसका टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ लिया। जो 3 ग्रेनुलोसाइट थी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल के बारे में। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा बेसोफिल के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी तो ग्रेनुलोसाइट है और कौन सी एग्रेनुलोसाइट है। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और थर्ड नंबर पे इओसिनोफिल। ये कैसी WBC है? यह है ग्रेनुलोसाइट यानी कणिकाणु, जो WBC का 70 से 75% भाग बनाती है। अब बात करते हैं हम एग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकाणु
WBC की। कैसी WBC है? अकणिकाणु। तो अकणिकाणु जो WBC होती है वो ब्लड का कितना परसेंट, WBC का कितना परसेंट भाग बनाती है? 25 से 30% भाग बनाती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं? लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की WBC होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर WBC में सबसे छोटे आकार की जो WBC है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट होती है। इनका आकार सबसे छोटा होता है। अब आकार छोटा है इसलिए इसका जो उपनाम है वो है छोटा पुलिसमैन। कैसा पुलिसमैन? छोटा पुलिसमैन। लिम्फोसाइट जो होती है वो आकार में छोटी होती है लेकिन WBC का 20 से 25% भाग बनाती है। तो WBC का 20 से 25% भाग लिम्फोसाइट के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण प्लाज्मा सेल या लिम्फोब्लास्ट के अंदर होता है। इसके अलावा बात करें कार्य की, यानी लिम्फोसाइट शरीर में क्या कार्य करती है? तो प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। शरीर के अंदर एंटीबॉडी को बनाने का कार्य लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली, यानी सबसे पहले जो शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश करते हैं उनसे सबसे पहले बचाने वाली जो प्राथमिक कोशिका है, जो प्राथमिक सेल होती है वो लिम्फोसाइट ही होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट के प्रकारों की। तो जो लिम्फोसाइट है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स। क्या तो टी लिम्फोसाइट बोल देंगे, क्या टी सेल्स। तो इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में स्टेम कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाओं से? स्टेम सेल्स से। तो आपको ध्यान रखना है टी सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में स्टेम सेल से होता है। अब जो टी लिम्फोसाइट का टी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि टी लिम्फोसाइट का जो विकास है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। इसका कार्य क्या है? तो टी लिम्फोसाइट का कार्य है शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करना, कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। तो कैंसर से लड़ने में कौन मदद करता है? टी लिम्फोसाइट मदद करता है, यानी बैक्टीरिया को समाप्त करने का कार्य ये करते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर पे बी लिम्फोसाइट की या बी सेल्स की। तो बी सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और कार्य क्या करते हैं? जब शरीर पर किसी एंटीजन का हमला होता है, यानी शरीर के ऊपर जब किसी प्रकार के बैक्टीरिया का हमला होता है तो बी सेल्स उस एंटीजन को पहचान करती हैं। यानी बी सेल्स का कार्य क्या है? एंटीजन की पहचान करना। शरीर पे कोई बैक्टीरिया अगर आक्रमण कर रहा है, कोई एंटीजन अगर आक्रमण कर रहा है तो उसकी पहचान करेंगी बी सेल्स और उसे मारने का कार्य करेंगी टी सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट की। किसकी बात करते हैं? मोनोसाइट। तो सेकंड है मोनोसाइट और ये भी क्या है? अकणिकाणु यानी एग्रेनुलोसाइट है। सबसे बड़े आकार की WBC। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटे आकार की कौन सी थी? हमने पीछे पढ़ा वो साइट। कौन थी? लिम्फोसाइट। तो सबसे छोटे आकार की WBC लिम्फोसाइट और सबसे बड़े आकार की WBC मोनोसाइट। अब सबसे बड़ा आकार है इसलिए इसका उपनाम है बड़ा पुलिसमैन। कैसा पुलिसमैन? बड़ा पुलिसमैन। WBC का 2 से 6% भाग मोनोसाइट बनाती है, यानी 2 से 6% भाग किसका बना होगा? कौन होंगी? मोनोसाइट होंगी। इसके अलावा इन्हें महा का मतलब बड़ा भक्षक सेल, यानी बड़े भक्षक सेल ये होती हैं जो क्या करती हैं? मृत कोशिकाओं का निस्तारण करती हैं, उन्हें समाप्त करती हैं। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता है शूटोपोडिया से, यानी कौन सी WBC ऐसी है जो शूटोपोडिया का निर्माण करती है? तो मोनोसाइट क्या करती है? शूटोपोडिया का निर्माण करती है और इसके द्वारा हानिकारक बैक्टीरियाओं का भक्षण किया जाता है। यानी किस प्रकार से अमीबा अपने भोजन के चारों तरफ पादों का निर्माण कर लेता है और उस भोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार मोनोसाइट क्या करती हैं? एंटीजन के चारों तरफ शूटोपोडिया यानी पादों का निर्माण करके उस हानिकारक बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़े आकार की WBC तो मोनोसाइट, और सबसे छोटे आकार की लिम्फोसाइट। और सबसे अधिक संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है, तो भाई न्यूट्रोफिल, और सबसे कम संख्या में बेसोफिल पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का जो उपनाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है फ्रेंड्स, थ्रोम्बोसाइट, या फिर इसे बोलेंगे पट्टिकाणु या बिंबाणु। इसके अलावा इसे बोलते हैं मेगा कैरियोड्स, यानी बड़े आकार का नाभिक। तो फ्रेंड्स मेगा कैरियोड्स का अर्थ होता है बड़े आकार का नाभिक। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन mm होती है। तो ध्यान रखना है, RBC की संख्या थी 50 से 55 लाख, ठीक है फ्रेंड्स, 50 से 55 लाख। और WBC की जो संख्या थी 6 से 8 हज़ार, 6 से 8 हज़ार, हज़ारों में थी। लेकिन प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm। अब बात करते हैं निर्माण की। तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में होता है, रेड बोन मैरो के अंदर। प्लेटलेट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। आगे बात कर लेते हैं इसके जीवन काल की। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 8 से 12 दिन का होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन का होता है, 8 से 12 दिन का जीवन काल इसका होता है। मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है, स्प्लीन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको, प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन के अंदर होती है। जिस प्रकार हमने पढ़ा RBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी फ्रेंड्स, RBC की मृत्यु प्लीहा के अंदर हो रही थी। और WBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी, वो ब्लड के अंदर हो रही थी। लेकिन प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा यानी स्प्लीन के अंदर ही होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आकार की, यानी प्लेटलेट्स का जो आकार है वो गोल व अंडाकार होता है। यानी क्या तो गोल होंगी या फिर अंडाकार इनका आकार होगा। केंद्रक की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है नहीं पाया जाता। जिस प्रकार RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता उसी प्रकार प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। WBC में केंद्रक पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है। कार्य की बात करें, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती हैं, तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। अगर प्लेटलेट्स शरीर के अंदर नहीं होंगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, चोट लग जाएगी तो रक्त लगातार बहता रहेगा। आगे बात करते हैं, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में प्रेजेंट होती हैं। जितने भी स्तनधारी जो जानवर होते हैं उन सभी के अंदर प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं, यानी बिंबाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जिस प्रकार मलेरिया होने पर किसकी संख्या कम हो जाती है, RBC की संख्या कम हो जाती है मलेरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मलेरिया रोग में किसकी संख्या कम हो जाती है, RBC की। उसी प्रकार डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ब्लड के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और कुछ बातें थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। ब्लड में हमने 2 पार्ट, कौन कौन से पार्ट, 2 पार्ट जाने, एक तो प्लाज्मा और सेकंड कणिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में, कणिकाएं के। प्लाज्मा तो ब्लड का कितने % भाग बनाती है, 55% और 45% कणिकाएं। कणिकाओं में हमने RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।